नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 10 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो। आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, वो बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आरपीएफ के वैकेंसीज आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट हम लोग इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको डील किए हैं, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि हाँ आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सेटिंग गोल्स इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द विजिबल इनटू इनविजिबल इनटू विजिबल। यानी कि अगर आप लक्ष्य निर्धारित करना मतलब करते हैं तो अदृश्य को दृश्य में बदलने का पहला कदम वही होगा, है ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि आप गोल ही सेट नहीं करते। बहुत सारे लोग जो है वो उसका लाइफ में गोल ही सेट नहीं होता है, जिसके कारण वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर इन ऑर्डर टू गेट द टारगेट यू हैव टू सेट द टारगेट फर्स्ट, है ना? तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना? हाल ही में किन दो देशों के बीच अंडमान सागर में पहली बार आयोजित समुद्री सुरक्षा अभ्यास मोरूमैक्स 8 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है? तो मरूमैक्स जो है ये किन दो देशों के बीच समुद्री अभ्यास हुआ है? तो ये हुआ है म्यांमार और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? मरूमैक्स। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? पहला है ये इसलिए, और कहाँ पे हुआ है? तो अंडमान सागर में ये हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगर हम यहाँ पे इसका बात करें तो देखिए यह अभ्यास हवा पानी की तरह और पानी के नीचे के खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा उपायों पर केंद्रित था, ठीक है? ये याद कर लीजिएगा। 5 नवंबर को शुरू हुए इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग को मजबूत करना था, ठीक है? पहले म्यांमार रूस समुद्री सुरक्षा अभ्यास मरूमैक्स में जहाज और विमान शामिल थे, जो कि 7 से 9 नवंबर तक मायिक परिश्रम में आयोजित किए गए थे, ठीक है? मायिक जगह है वहाँ पे। ऐतिहासिक घटना से पहले म्यांमार के सैन्य नेता वरिष्ठ जनरल मिंग आन होंग ने समर्थन बढ़ाने के लिए रूस के नौसैनिक प्रमुख एडमिरल निकोलाई से मुलाकात की थी। म्यांमार के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को शीर्ष हथियार आपूर्ति करता है, ठीक है? ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, फरवरी 2021 के तख्तापलट के बाद से म्यांमार और रूस के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी है। आपको मालूम होगा कि फरवरी 2021 में यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी उनका तख्तापलट हो गया और यहाँ पे अभी सैनिक का शासन है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी जो है वो क्या है? म्यांमार की राजधानी नौपीदा है और यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट है वो क्या है? विन मिंट है। और म्यांमार की अगर करेंसी की बात करें तो म्यांमार की करेंसी क्या है? वो क्यात है। वहीं पे अगर रसिया की बात करें तो रसिया का जो राजधानी है वो मॉस्को, और ये यूरोप एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है? और अगर रसिया के प्रेसिडेंट की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते हैं व्लादिमीर पुतिन है, जो कि रशिया यूक्रेन वार से ज़्यादा फेमस और भी हो गए थे अपने डिसीजन की वजह से। चलिए वहीं पे अगर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का बात करें तो गरुड़, वरुण, शक्ति और फ्रिंजेस ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? ये चार। ला पेरिस अभ्यास फ्रेंच नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय हिंद महासागर में आयोजित किया गया था, ठीक है? बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच इंद्र जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच होता है, ठीक है? संप्रीति युद्ध अभ्यास बोंगो सागर युद्ध अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2022 ये भी भारत और अमेरिका के बीच। अभ्यास तर्कस ये भी भारत और अमेरिका के बीच। मालाबार युद्ध अभ्यास ये क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। क्वाड देश में 4 देश शामिल है,
तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंद्रधनुष ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच? धर्म गर्जन भारत जापान फरवरी 2000 भारत और जापान के बीच होता है, जो कि फरवरी 2023 में जापान के सीगा प्रांत में आयोजित किया गया था। सैन्यू मैत्री ये भारत और जापान के बीच होता है। जिम्मेक्स ये भी भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन ये भी भारत और जापान के बीच, ठीक है। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है, दोस्ती। और उसके बाद समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, जो कि 4 मई 2023 को बाटम इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। एक्यूवेरियन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, जो कि 4 फरवरी से लेकर मार्च 2023 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया था डस्टलिक युद्ध अभ्यास, ठीक है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जो कि इसका 13वां संस्करण मार्च 2023 में जोधपुर में हुआ था और पहली बार 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र का, ठीक है। सिम्बेक्स ये भारत और सिंगापुर होता है, ये याद कर लीजिएगा। स्लिनेक्स अलग है और सिम्बेक्स अलग है और साथ ही में सिटमैक्स अलग है, ये याद कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला है, इसीलिए हम लोग सब एक ही स्लाइड में आपको दे दिए। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर, सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ये याद कर लीजिएगा। अग्नि वॉरियर ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है और ऑसी इंडेक्स ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए AIME 2023 ये भारत और आसियान देश के बीच होता है, जो कि मई 2023 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। एफी इंडेक्स ये भारत और अफ्रीकन यूनियन के साथ होता है, जिसमें 21 अफ्रीकी देश शामिल है। ये मार्च 2023 में पुणे में आयोजित किया गया था और पहली बार 2019 में इसका आयोजन हुआ था। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, 1983 से प्रत्येक 2 वर्ष में ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की जाती है और 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया गया था तो उसमें भारत भी शामिल था, ठीक है। मिलन 2022 ये भारतीय नौसेना के द्वारा 46 देशों के द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ककाडू युद्ध अभ्यास यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें भारत के तरफ से INS सतपुड़ा भी शामिल हुआ था, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। इम्बेक्स भारत और म्यांमार के बीच होता है, ठीक है। लामितीय युद्ध अभ्यास 2022 ये भारत और सेशल्स के बीच होता है। ऑस्ट्रिया हिंद 2022 ये भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। बर्मा शील्ड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच होता है, 4 देशों के बीच में होता है। नसीम अल बहू ये भारत और ओमान के बीच होता है और साइक्लोन 1 ये भारत और मिस्र के बीच होता है। अल मोहम्मद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। इसका सेकंड संस्करण मई 2023 में पोर्ट अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इतने सारे युद्ध अभ्यास एक ही तरफ में हमने आपको प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, बहुत ही ज़्यादा। आप अभी एक वर्ड सुने होंगे, ये एक वर्ड सुने होंगे, डेट इज़ डीप फेक। ये डीप फेक अभी वर्ड आप सुने होंगे, ये वर्ड क्या है ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने गलत सूचनाओं और डीप फेक को पहचानने के लिए सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक ऐसी सामग्री को रिपोर्टिंग करने के कितने घंटों के भीतर हटाना होगा, ये ऐसा बोला गया है। तो डीप फेक क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है 36 घंटे के अंदर में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंटेंट बना लिया है जो कि मेरे ही बारे में है और मेरे ही फेसबुक अकाउंट पे है, तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। और जिस भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे ऐसा कुछ हुआ है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उस कंटेंट को 36 घंटे के अंदर में हटाना होगा, ये भारत का IT एक्ट कहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 36 आवर्स। देखिए, सपोज कर लीजिए अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना का केस आप लोग देखे होंगे कि उनका जो फेक फेस है
वो किसी लड़की का फेस पे फिक्स करके वर्गल वीडियो वायरल कर दिया था, जो कि जिसमें वो रश्मिका मंदाना नहीं थी। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पॉसिबल हुआ। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि किसी का भी आवाज़ निकाल के आसानी से किसी को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे नुकसान भी हैं। आपने एक बार और सुना होगा कि रशिया यूक्रेन का वार का समय में जब पुतिन का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो पुतिन नहीं थे, जबकि उनका फेस का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति वीडियो बना के ये बताया गया था कि हमारे जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है। तो ये इस चीज़ को भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने गलत सूचनाओं पर ये डीप फेक अगर पहचानने के लिए सोशल मीडियाओं को बोला है कि आप 36 घंटे के अंदर में उस जो कंटेंट है उसको आप हटाएंगे। ठीक है, और ये कौन किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अनुसार ये आईटी नियम 2021 में निर्धारित सीमा के भीतर ये करना होगा, और ये चंद्रशेखर के द्वारा ऐसा बोला गया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। एडवाइजरी के मुताबिक ऐसी सामग्री को 36 घंटे के अंदर में हटाना होगा। आईटी अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 79A के तहत उपलब्ध सुरक्षा खोने के लिए उत्तरदायी बन सकता है। और आईटी एक्ट अधिनियम मतलब 79(1) के अनुसार कोई भी सोशल मीडिया मध्यस्थ जो कि तीसरे पक्ष को जानकारी देता है या संचार कनेक्शन होस्ट या उपलब्ध कराता है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, आईटी एक्ट नियम 2021 के नियम 7 पीढ़ियाँ व्यक्तियों को भीतर दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का भी अधिकार देता है। इसमें यह भी बोला गया है कि आईटी एक्ट का जो धारा 7 है, अगर मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया फेसबुक नहीं हटा रहा है और आप रिपोर्ट कर दिए, तो आप इसको सोशल मीडिया के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके, आप हाई कोर्ट में जाके इसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कहा गया है, और जितने भी नुकसान है उसका भरपाई वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेगा। इसमें ये कहा गया है, राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है। और ये बहुत ही, देखिए ये वाला वीडियो आपको वायरल हुआ होगा, ये जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और ये इसी लड़की का चेहरा लगा दिया गया है, रश्मिका मंदाना, जो कि एक साउथ की बहुत फेमस अभिनेत्री है। ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपको मालूम होगा कि चैट जीपीटी भी क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है, जिसे ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब है, ये वाला ये फेक है, और ये जो है ये रियल है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनके ट्विटर अकाउंट पे लगभग 500 या 650 सॉरी 450 फॉलोअर्स हैं। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 10,000 गांवों को वन अधिकार देने में तेजी लाने के लिए अबुआ वीर दिसोम अभियान शुरू किया गया है? तो अबुआ वीर दिसोम जो अभियान है, ये अभी हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड के जो सीएम है वो हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है। ये क्या? वनों को वन अधिकार देने के लिए हेमंत सोरेन के द्वारा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यह अभियान झारखंड के प्रत्येक पंचायत में आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकार देने के लिए तेजी लाने में ये मिशन शुरू किया गया है। अबुआ बीर दिसोम अभियान के हिस्से के रूप में सरकार का लक्ष्य है 10,000 गांवों को सामुदायिक वन अधिकार शीर्षक प्रदान करना। ठीक है, इस अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य लगभग 1 लाख परिवारों को व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान करना है, और 20,679 लंबित दावों को निपटान करना भी है। ये याद कर लीजिएगा। वन अधिकार नियम 2006 को 2008 में लागू किया गया था। हालांकि राज्य में अब तक आईएफआर यानी कि वन अधिकार जो आईएफआर है लगभग 60,000 टाइटल, सीएफआर के रूप में 20,000 टाइटल वितरित किए गए हैं। इस अभियान में लगभग 15 लाख आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन आश्रित परिवार भी शामिल होंगे। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, वन अधिकार। चलिए, झारखंड की बात करें तो इसकी राजधानी रांची है। स्थापना की तारीख 15 नवंबर 2000। इसी दिन झारखंड और बिहार अलग हुए थे।
यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिला यहाँ पे 24 है, और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, ये याद कर लीजिएगा। यहीं की राज्यपाल हुआ करती थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जब वो राष्ट्रपति बनने से पहले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है? तो ये बनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इस पंजी के साथ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस भारत की सीमाओं के बाहर अपनी सेवाओं का विस्तार करने का सक्षम रखता है, ये याद कर लीजिएगा। यानी कि ये बाहर में भी जाके अपना बिजनेस विस्तार कर सकता है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अगस्त 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, से इसको मंजूरी मिला था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यानी कि ईडा से, इंडियन रेगुलेटरी उसके अथॉरिटी जो है उसको इसके द्वारा इनको लाइसेंस मिला था। इसने सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किया। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद स्वामित्व वाली कॉरपोरेट पॉइंट और यहाँ पे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के प्रोमोटर, उनके पास लगभग इसमें 65% 9% और 26% हिस्सेदारी है। इसमें ये सब इनको कहने का कि ये बैंक का हिस्सेदारी इसमें है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना की तारीख 16 नवंबर 2009 को एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है? तो RM विशाखा जी हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 6 नवंबर 2023 को स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान शुरू किया है? तभी हाल ही में स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली जो है ये महुआ मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि शहरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। और इसी मिनिस्ट्री के द्वारा हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे कि जल दिवाली भी इसी मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं सारे जगह पे जल प्रबंधन के बारे में सबको बता के आएंगी, ये याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। ठीक है, देखिए इस अभियान के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 6 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। यह 12 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, अभियान की आराधना इस बात पर जोर देती है कि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उत्सव मनाना कितना महत्वपूर्ण है। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और पर्यावरण और समुदायों के प्रति जिम्मेदारियों की भावना पैदा करना। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको मालूम होगा कि पॉल्यूशन से दिल्ली में AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कितना खतरे के निशान पे पहुंच गया है। ठीक है, तो इस बार हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग भी दिवाली जो है वो पॉल्यूशन फ्री मनाएंगे, और ठीक है, और इंजॉयफुल मनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में WHO के द्वारा जारी WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में टीबी से प्रभावित लोगों की जो संख्या है वो कितनी थी? तो देखिए 2022 में लगभग क्या मतलब ऑलमोस्ट 7.5 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित हुए 2022 में। ये बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। ये WHO के द्वारा रिपोर्ट को लाया गया है। 7.5 मिलियन लोगों का टीबी रिपोर्ट आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 7.5 मिलियन पूरा वर्ल्ड वाइड में, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो सोच लीजिए, है ना। और यहाँ पे देखिए हाल ही में 2022 में टीबी रिपोर्ट से पीड़ित लोगों की जो संख्या है वो 7.5 लाख WHO का ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में मालूम चला है। WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 2025 तक 50% कमी के WHO एंड टीबी रणनीति लक्ष्य को प्राप्त करने में से बहुत दूर है। 2 साल के COVID संबंधी व्यवधानों के बाद 2022 में टीबी से पीड़ित और इलाज के लिए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2015 से 2012 के बीच टीबी के मामलों में 8% यानी कि 8.7% की कमी आई है। 2022 में टीबी के 7.5 मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं, जो 1995 में WHO द्वारा वैश्विक टीबी
निगरानी शुरू करने के बाद सबसे अधिक संख्या है, ये याद कर लीजिएगा। बहुत ही चिंताजनक है ये बोला है ना। 2019 में 7.1 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2020 में 5.8 मिलियन मामले थे, और 2021 में 6.4 मिलियन हो गए थे, और फिर अभी 2022 में 7.5 मिलियन हो गया है ना। तो ये दिन प्रतिदिन ये टीबी के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसे थोड़ा, ये बहुत ही चिंताजनक है। इसके लिए सरकार को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने का आवश्यक है ना। और इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में टीबी के उपचार के लिए ही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निश्चय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। टीबी किसी एक संक्रामक एजेंट से होने वाला मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। और हम लोग का भारत का लक्ष्य कब तक है एंड टीबी, तो 2025 तक जो है ये भारत का टीबी मुक्त घोषणा किया गया है कि भारत जो है वो टीबी मुक्त 2025 तक हो जाएगा, ठीक है, 2025 तक, ठीक है। वहीं पे अगर हम WHO की बात करें तो, और इसमें बहुत सारा अभी आंकड़े दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस सामूहिक रूप से 2020 और 2021 में टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या में लगभग 60% की कमी के लिए जिम्मेदार है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 88% लोगों का दावा संवेदनशील टीबी के लिए, और 63% लोगों का MDR टीबी के लिए इलाज के लिए किया गया है। WHO की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है। और स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था WHO के। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसमें 194 सदस्य देश हैं, ये याद कर लीजिएगा WHO में। और अभी इसके प्रमुख कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एधनोम है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि ऐसा माना जाता है कि ये चाइनीज समर्थन है, क्योंकि WHO जब कोरोना आया था तो WHO ने कभी मानने से, मतलब हर समय मानने से इनकार किया कि चाइना से ही कोरोना आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए WHO दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संगठन है। ये कुछ WHO के बारे में रोचक जानकारियाँ हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। हम लोग इसको पहले डील कर दिए हैं। WHO ने 1948 में स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी। इसके मुताबिक दैनिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य है, ये ठीक है। ये इसके प्रमुख कार्य में बताएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य और समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे WHO का अगर हम पहले का बात करें, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे WHO के, तो ये पहले अध्यक्ष थे एंड्रीजा टम्पर, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रसिद्ध चिकित्सक शोधकर्ता अभी WHO में विशेषज्ञ के रूप में, स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत है, ये याद कर लीजिएगा। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ये भारतीय मूल की है ना, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किए गए उत्पाद का नाम क्या है। तो देखिए अभी केंद्र सरकार के द्वारा प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दिया गया है, और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो भारत आटा। केंद्र सरकार आटा जो है वो सब्सिडी रेट पर गरीब लोग को बेचने का निर्णय लिया है, और ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत आटा। ये चक्की का आटा है, गेहूं से एकदम शुद्ध चक्की का आटा, और इसका नाम क्या दिया है, जैसे आप आशीर्वाद खरीदते हैं, ठीक है, गणेश खरीदते हैं, गणेश आटा, उसी प्रकार से ये भारत आटा इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब इसका सरकार इस योजना के तहत 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर भारत आटा उपलब्ध करा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को किफ़ायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराना, यानी कि सस्ते दाम पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराना इसका मुख्य कारण है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। भारत आटा सहकारी समितियां यानी कि नफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से बेचा जा रहा है, ये याद कर लीजिएगा। भारत आटा एक दृढ़ गेहूं का आटा है जो कि गेहूं, चावल और दालों के मिश्रण से बनाया जाता है। यह प्रोटीन, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व से भरपूर है, ठीक है। 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक
आउटलेट का एक व्यापक नेटवर्क सब्सिडी वाला गेहूं का आटा वितरित किया जाएगा। इसके लिए यानी कि 800 ऐसे मोबाइल वैन मतलब गाड़ी से बेचा जाएगा और इसके लिए 200 आउटलेट खुलेंगे, 2000 आउटलेट खुलेंगे यानी कि दुकान खुलेंगे, है ना। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडा दिखाकर रवाना किया। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इसको रवाना कौन किया है, इसका इनॉग्रेशन कौन किया है, तो ये केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाफेड की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और अभी चेयरमैन विजेंदर सिंह है। ये याद कर लीजिएगा नाफेड का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश बन गया है? 95 जो है 95th जो देश है ये आईसीए में कौन शामिल हुआ है? तो अभी चिली शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर, ये एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर मतलब अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में स्थित है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बैठक 6 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया था और ये 2015 में पेरिस फ्रांस में COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का यहीं पे शुभारंभ किया गया था। ठीक है, आईएसए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। वर्तमान में 116 देश आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 95 देश ने आईएसए का पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चिली जो है अंतर्राष्ट्रीय का 95वां देश बन गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चिली से जुड़े कुछ जानकारियाँ की बात करें तो चिली दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर से लगा हुआ है। इसके पड़ोसी देश में अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू है। ठीक है, चिली एंडीज पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण तक 4300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी औसत चौड़ाई 175 किलोमीटर है। ठीक है, चिली दुनिया का सबसे लंबा देशों में से एक है। यह दुनिया का सबसे संकीर्ण देशों में से भी एक है। ठीक है, चिली मानव विकास, प्रतिस्पर्धा, प्रति व्यक्ति आय, वैश्वीकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के कम धारणा में लैटिन अमेरिका देशों के प्रमुख देशों में से एक है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही तक याद कर लीजिए, फिर नेक्स्ट दिन हम लोग और भी कुछ इसके बारे में रोचक तथ्य जानकारी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? ये थोड़ा क्वेश्चंस को लाने में 1-2 दिन लेट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसको काउंट किया है। और ये है श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज। इनको श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच हो रहा था, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो कैप्टन है शकीबुल हसन, उन्होंने ये अप्लाई करके मतलब अपील किया था कि ये इन्होंने टाइम आउट किया है, इसके वजह से इनको आउट दे दिया गया। जबकि हकीकत ये था कि ये टाइम से ही क्रीज पर आ गए थे, सिर्फ इनको लगा कि हेलमेट हमें दूसरा बदल लेना चाहिए, टूटा हुआ हेलमेट आ गया है, इसके वजह से ये सब सारा मामला आ गया था। और ये वर्ल्ड कप के इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच में ऐसा ये हुआ था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा? तो देखिए 20 नवंबर से 28 नवंबर 2023 तक 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गोवा, ठीक है। गोवा जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 6 नवंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा किया है। इस मौके पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत के बाजार की वैश्विक रैंकिंग 5वें नंबर पर है, जो भारत की मीडिया और मनोरंजन उद्योग की ताकत को दर्शाता है। यह बाजार पिछले 3 वर्षों में 20% की औसत
वार्षिक वृद्धि के साथ हर साल बढ़ रहा है। भारत में बनी फिल्में देश के कोने कोने तक फैल चुके हैं और अब दुनिया के दूर दराज के स्थानों पर पहुंच रही है। इस वर्ष सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विश्व सिनेमा के चमकते सितारे माइकल डगलस को भी प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस को दिया गया था, जो कि एक हॉलीवुड अभिनेता है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में, है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। महोत्सव के दौरान 4 स्थानों पर 270 से अधिक फिल्में दिखाई जाएगी। आइनॉक्स और मॉन्वीनेज पैलेस और ये सब जो मूवीज़ है वो दिखाया जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 54वें IFFI के इंटरनेशनल सेक्शन में 198 फिल्में होंगी। 53वें FFI की तुलना में इस बार इस श्रेणी में 18 फिल्में ज़्यादा दिखाई जाएगी, ठीक है। इसमें बाकी सारे चीज़ है कि कौन सा फिल्म कब दिखाया जाएगा, ये देख लीजिएगा। जैसे समापन जो क्लोजिंग फिल्म होगा वो होगा द फेदरवेट, ये याद कर लीजिएगा। प्रारंभिक फिल्म होगा धूल पकड़ना। मध्य उत्सव फिल्म है ये सूखी घास के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अनुभाग सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म डेब्यू निर्देशक। अंतर्राष्ट्रीय जूरी महोत्सव बहु पारदर्शक विश्व का सिनेमा, ये सब है कैटेगरी। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है। स्थापना अगर बात करें तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुआ था। यहाँ का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राजभाषा कोंकणी है। और सबसे बड़ा अगर शहर का बात करें तो वास्को डी गामा है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।